नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ओनली बुक व्यूअर। इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि एवरी संडे, हर रविवार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं खुद की जिंदगी से जुड़े, आपकी जिंदगी से जुड़े, हम सब की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ खट्टी मीठी बातें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के बेहद खास सेक्शन में जिसका नाम है कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ नग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ खुद की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी जो सोचने पर कभी कभी गुदगुदाती भी है तो कभी कभी हैरान भी कर देती है। दोस्तों, बात रही होगी करीब 2006-2007 की। हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी जिसकी ब्रांच लखनऊ में भी थी, उसमें मैं नया ब्रांच मैनेजर प्रमोट हुआ था। उम्र तकरीबन 25-26 साल रही होगी। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था और तजुर्बा कुछ खास नहीं था, तो जाहिर सी बात थी कि डर भी था। तो खैर, यूपी के जो दूसरे ब्रांच मैनेजर्स थे, मैं उनकी मदद लेने लगा। हालांकि उम्र छोटी होने की वजह से किसी ने भी मना नहीं किया, सबने खुल कर सपोर्ट किया। तो दोस्तों, देखते देखते साल बीता, होली को खत्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। हाँ, मुझे याद है कि हैदराबाद से एक नोटिस आई कि यूपी के सारे ब्रांच मैनेजर्स को हैदराबाद बुलाया गया है रिव्यू मीटिंग के लिए। हालांकि मैं लखनऊ से ज्यादा दूर कभी गया भी नहीं था, और गया भी था तो अपने माँ बाप के साथ। खैर, न जाने की कोई सूरत भी नहीं थी और हैदराबाद घूमने का मेरा मन भी था। मैंने जब बाकी के ब्रांच मैनेजर से पूछा कि इस रिव्यू मीटिंग में होता क्या है, तो ज्यादातर सभी ने एक ही बात कही कि भैया, जान नहीं निकलती, बाकी सारे कर्म हो जाते हैं। हाँ, मुझे आज भी याद है कि मेरा एक दोस्त जो कानपुर का ब्रांच मैनेजर था, उसने मुझे बताया कि भाई देख, टाई पहन करके ना सेंट्रलाइज एसी के अंदर पसीना किस तरीके से आता है, इसका एक्सपीरियंस तुम्हें वहीं चल करके होगा। दोस्तों, देखते देखते मेरे डर का आलम ना और बढ़ने लगा। वो बात और थी कि उस साल मेरी ब्रांच का काम अच्छा हुआ था, मगर प्लीज इसे इन्वर्टेड कॉमा में नोट कर लीजिए, सिर्फ मेरी नजर में। ये बात तो ना गीता के उपदेश में भी कहीं मेंशन नहीं है। सिर्फ आपको ऐसा महसूस होता है कि आपने अच्छा काम किया है, मगर अपर मैनेजमेंट को कभी भी नहीं लगता, चाहे आप अपनी जान निकाल के रखो। यूपी से करीब हम 16 मैनेजर्स थे, तो हम लोगों के बीच एक बात तय हुई कि अपने अपने तरीके से बस दिल्ली तक पहुंचना है, और दिल्ली स्टेशन से राजधानी के थ्रू एक साथ हम सभी मिल करके हैदराबाद चले। खैर, वो दिन आ ही गया जब मैं अपना पूरा डेटा लेकर के लखनऊ से युद्ध पे निकल पड़ा, यानी मीटिंग के लिए निकल पड़ा। वो बात और थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे सारे हथियार और सारे उपदेश पहले से ही सौंप दिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, मीटिंग के दौरान बॉसेस की किसी बात को भी दिल से नहीं लगाना। पॉइंट नंबर 2, बॉस चाहे कुछ भी कहे, आपको खुल के जवाब नहीं देना। पॉइंट नंबर 3, बेटा, नौकरी ऐसे ही चलती है और इसे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 4, जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी खाने की वस्तु आपको नहीं खानी। तो ये 4 उपदेश और हथियार लेकर के मैं निकल पड़ा युद्ध पे। दोस्तों, ट्रेन का सफर करीब रात भर का था, तो अगली सुबह ठीक 6 बजे मैं दिल्ली प्लेटफॉर्म पे उतर गया। और अच्छी बात ये थी कि सभी दोस्तों से मुलाकात वहीं हो गई। सच बताऊं, सबसे मिलने के बाद ना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला सफर था। लखनऊ से दिल्ली तक मैंने पहली बार सफर किया था, जिससे थोड़ा सा डर था, मगर अब सबसे मिलने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। दोस्तों, आगे के सफर के लिए ना हम सभी का रिजर्वेशन एक साथ था राजधानी ट्रेन में, इसलिए मेरे मन से अब डर की भावना पूरी तरीके से निकल चुकी। 1.5 दिन का सफर था और 1.5 दिन बाद हम लोग हैदराबाद पहुंचे, मगर थे बहुत सुकून, क्योंकि हम लोगों का ना ऑलरेडी साथ में ही होटल बुक था। दोस्तों, मीटिंग के बारे में सोचते सोचते ना डर का आलम अब और भी बढ़ता जा रहा था। सच बताऊं, कैसा लग रहा था जैसे कॉलेज में एग्जाम से पहले हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पहले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा ही फील हो रहा था। तो दोस्तों, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तुरंत जा जाके सारे मैनेजर के साथ बैठने लगा, उनसे पूछने लगा कि लास्ट ईयर इस मीटिंग में क्या हुआ था, उससे पहले इस मीटिंग में क्या हुआ था। और सभी ने ऐसी ऐसी बातें बताई ना कि अब मेरा डर चरम सीमा पर है। मुझे रात भर नींद नहीं है। दोस्तों, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी। जल्दी से हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और पहुंच गए अपने वेन्यू पे, जहां पे हमारी मीटिंग हुई। भाई साहब, गंभीरता का वो आलम था कि सभी के चेहरे पे परेशानी साफ झलक रही। करीब 15-20 मिनट बाद ना बोर्ड रूम से एक एक करके सभी मैनेजर्स का बुलावा आने लगा। किसी को आधे घंटे का टाइम लग रहा था, किसी को 1 घंटे का, और किसी
किसी को 1 घंटे से भी ज्यादा का। इतना ज्यादा गंभीर माहौल हो चुका था, ऐसा लग रहा था मानो मौत का नंगा नाच होने वाला हो। और एक तरफ मेरा नंबर था जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी ना कि कोई 50 मीटर की दूरी से भी मुझे देखता ना तो साफ बता देता कि ये विवेक है जिसका दिल इतनी तेज धड़क रहा है। और जब जब मेरी नजर घड़ी पे जा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो समय रुक सा गया, समय कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस सभी को मैं इन और आउट होते हुए देख रहा था। देखते देखते दिन के 2 बज गए और लंच का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। खैर, किसी तरीके से सभी ने लंच किया। हाँ, वहां एक चीज जरूर महसूस हो रही थी कि जिन लोगों की मीटिंग हो चुकी थी वो लोग तो अच्छे से लंच कर रहे थे, और जिन लोगों की मीटिंग अभी बाकी थी, यकीन मानिए उनके गले से निवाला नहीं उतर रहा था। उसमें मैं भी शामिल था। उस समय मुझे मेरे दोस्त की बात याद आ रही थी कि टाई पहन करके सेंट्रलाइज एसी के अंदर किस तरीके से पसीना आता है, इसका अनुभव तुम्हें वहीं होगा। यकीन मानिए सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा। करीब 4 बजे के आसपास मेरा नंबर आया। अब तो आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, चलो देखते इसके साथ क्या होगा। तो भाई साहब, कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वैसे जितना मैं सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितना मैं डरा हुआ था उतनी डरने की कोई बात नहीं। हाँ, काम को लेकर के थोड़ी बहुत डांट पड़ी और आगे के लिए समझाया भी गया कि किस तरीके से काम को करना है। और ये बात तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि मैनेजमेंट को आप किसी भी तरीके से संतुष्ट कर ही नहीं सकते। मेरी मीटिंग भी करीब 5 घंटे के आसपास चली और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर से मन भर का बोझ उतर चुका हो। मैं बिल्कुल रिलैक्स था, मेरा मन बिल्कुल खाली हो चुका था। शाम के 6 बजे तक मीटिंग से लगभग सभी लोग फ्री हो चुके थे। तो फिर क्या था, हम लोग तुरंत होटल गए, सारे दोस्तों ने कपड़े चेंज किया और निकल पड़े हैदराबाद की सैर के लिए। 2 दिन काफी जगह घूमे और घर वालों के लिए काफी शॉपिंग की। सच बात बोलूं, शहर वाकई बहुत खूबसूरत था और उसके ऊपर दोस्तों का साथ और भी अच्छा लग रहा था। 2 दिन देखते देखते बीत गए। अब हम लोगों के लौटने का वक्त था और करीबन शाम को 5 बजे हम लोग हैदराबाद स्टेशन पहुंच गए और हम लोगों की राजधानी ट्रेन थी जो कि 5:30 बजे की थी। और ट्रेन आते ही हम लोगों ने अपनी अपनी बर्थ पे मोर्चा संभाल लिया। अब हम लोगों के सामने एक छोटी समस्या आन पड़ी थी कि हमारे 2-3 दोस्त ऐसे थे जिनको सेम बोगी में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था। उनका रिजर्वेशन अगली बोगी। तो आपस में राय मशवरा ये हुआ कि ठीक है, अभी ट्रेन को चलने दो, फिर किसी दूसरे पैसेंजर को वहां पे एडजस्ट करके तुम लोगों को अपने कंपार्टमेंट में बुला देंगे। और हम लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी इससे भी बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आने वाली। तो जैसे ही हम लोगों की नजर अपर बर्थ पे पड़ी ना, तो हम लोगों ने देखा तो एक लड़की चश्मा लगाए आराम से लेटे हुए किताब पढ़ रही थी। उसको देखते ही हम सबका मूड ऑफ हो गया, क्योंकि हम सबके बीच में एक लड़की जो अपर बर्थ पे लेटी हुई है, 1.5 दिन का सफर है। हम लोग आपस में मजाक भी नहीं कर सकते थे, खुल के बात भी नहीं कर सकते थे उसके साथ। फिर किसी तरीके से हम लोगों ने आपस में हिम्मत बनाई और ये तय किया कि उस लड़की से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज वो बगल वाले कंपार्टमेंट में चली जाए जहाँ पे ऑलरेडी हमारे 2 दोस्त थे। तो इस उम्मीद में हमारा एक दोस्त उसकी तरफ बढ़ रहा, वो बड़े जेंटल तरीके से उसने कहा कि मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे 2 दोस्त बगल वाले कंपार्टमेंट में है, वो भी अपर बर्थ में है। अगर आप वहां पे शिफ्ट हो जाए तो हम अपने दोनों दोस्तों को यहाँ बुला लेंगे। लेकिन भाई साहब, क्या एटीट्यूड था उसका। तुरंत उसने दूसरी तरफ करवट ली और सिर्फ 2 शब्द कहे, सॉरी एंड थैंक यू। ऐसा लग रहा था इन 2 शब्दों ने हम 13-14 लोग की ना खुल के बेइज्जती की। अब तो हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी, मगर ग्रुप में सबसे छोटा मैं था, तो सबने कहा एक बार तुम जाकर के कहो, हो सकता है तुम्हें देख करके वो मना ना करे। तो मैं उसकी तरफ बड़े ही डिसेंट वे में बढ़ा और पोलाइटली कहा कि मैम प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मान जाइए ना। तो उसने कड़क की आवाज में मुझसे कहा कि एक बार आप लोगों को समझाया ना कि मैं बगल वाले कंपार्टमेंट में नहीं जाऊं, आई एम कंफर्टेबल विद माई बर्थ। भाई साहब, इतने शब्द सुनने के बाद ना हम 13-14 लोगों की हिम्मत पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी। अब मरते क्या ना करते दोस्तों, सभी लोग मुंह बना करके बैठ गए और ये सोचने लगे कि अब आगे क्या करना है। देखते देखते करीब 2-3 घंटे और निकल गए। अब रात होने को आ गई तो एकदम से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऊपर वाली जो मैडम है उनकी खिंचाई करना शुरू करते हैं। हो सकता है वो हम लोगों से चिढ़ करके दूसरे कंपार्टमेंट में जाने को तैयार हो जाए। तो ये बात मैंने सारे दोस्तों को धीरे से बता, तो सभी लोग लगभग एक्साइटेड हो गए। अच्छा, आइडिया मैं पहले सोच रखा था, तो धीरे से मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि क्यों ना इन मैडम का नाम हम लोग राजधानी रख देते हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई निबंध सुनाना शुरू करते हैं 1 by 1। कैसा रहेगा? हो सकता है चिढ़ करके उस कंपार्टमेंट से जाने को तैयार हो जाए और हम लोग इसी बहाने अपने दोस्तों को यहाँ पे बुला लेंगे। तो और कोई रास्ता तो था नहीं हमारे पास, तो सभी दोस्त तैयार हो गए। मगर सबकी निगाह मेरे ऊपर थी कि भाई तुम ही ने आइडिया दिया तो शुरू भी तुम ही करो। तो
तो गले को खंगारते हुए मैंने अपनी कहानी शुरू की कि राजधानी बहुत ही घमंडी है, बहुत ही इतराती है, राजधानी अपनी ही स्पीड में चलती है, किसी के लिए नहीं रुकती। और जहां पे मैंने कहानी छोड़ी तो मेरे दूसरे दोस्त ने उस कहानी को लपेटते हुए आगे बोला, यह राजधानी कितना तेज चल रही है, लग रहा पागल सी हो गई है, किसी की बात नहीं सुनती। और इसी तरीके से कड़ी जुड़ती गई, बहुत सारे निबंध, बहुत सारी कहानियां बनती गई उस राजधानी के ऊपर। और इस तरीके से अपने 1.5 दिन का सफर हम लोगों ने इस राजधानी ट्रेन से कंप्लीट किया। सुबह के 7-7:30 बजे के आसपास ये अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग तैयार हो जाइए, दिल्ली प्लेटफॉर्म आने वाला है। तो सभी लोग अपना अपना लगेज चेक करने लगे और देखते ही देखते कुछ देर में दिल्ली प्लेटफॉर्म आ गया। तो हम लोग एक एक करके अपना अपना लगेज उतारने लगे। तो मेरे एक दोस्त थे जिसकी निगाह उस लड़की पे पड़ी। उसके पास वाकई लगेज बहुत ज्यादा था, मगर उस लड़की के सबसे करीब मैं खड़ा था। तो मेरे दोस्त ने मेरी तरफ इशारा किया कि यार विवेक प्लीज उसकी हेल्प कर देना। खैर मैं भी पिघल गया और मुंह बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ा और मैंने कहा मैम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी लगेज उतार दें, मैं आपकी मदद करता हूँ। और एक एक करके मैंने उसका लगेज प्लेटफॉर्म पे रख दिया। धीरे से नजरें उठाते हुए बड़े प्यार से उसने मुझे थैंक यू बोला। दोस्तों एक बात बोलूं कि उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी नजर उसकी खूबसूरती की तरफ गई नहीं, वाकई वो बहुत खूबसूरत। और फिर वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली कि आई एम सॉरी, शायद मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई सफर। अब तो मेरी हिम्मत भी काफी खुल चुकी है। बड़े प्यार से मैंने उसका नाम पूछा कि मैम आपका नाम क्या है। दोस्तों आप यकीन मानिए कि 2-3 सेकंड के लिए तो मुझे खामोश देखती रही, फिर बड़े प्यार से बोली कि मेरा नाम राजधानी है। और भाई साहब इतना सुनते ही ना मेरे सारे दोस्त तितर बितर हो गए और 1 सेकंड के अंदर कोई भी नहीं दिख रहा था और ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं फंस गया उस लड़की के साथ। मेरे चेहरे पे 12 बज रहे, ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मगर वो जोर जोर से हंसने लगी और उसने बड़े प्यार से मुझसे कहा जस्ट रिलैक्स होता है। शुरू में मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया था, बाद में आप लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, बार बराबर। और इतना सुनने के बाद भी ना मैं अपने आप को नॉर्मल नहीं महसूस कर पा रहा था और मेरी नजरें लगातार अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी। और जब तक मैं अपने दोस्तों को ढूंढ पाता तब तक वो दूर कहीं निकल चुकी थी। यकीन मानिए दोस्तों, आज इस घटना को करीब 13-14 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं उसके चेहरे को नहीं भूल पाता। वो वाकई में बहुत खूबसूरत। और ये थी मेरी जिंदगी की एक खूबसूरत घटना, एक खूबसूरत लम्हे से मुलाकात। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से भेजिएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं द ओनली बुक ट्यूबर परिवार से जुड़ना तो प्लीज खुद की जिंदगी से जुड़ी मजेदार कहानियां मुझे भेजिए। कहानी होगी आपकी और आवाज होगी मेरी। तो मैं इंतजार करूंगा आपकी कहानियों का और अभी लेता हूं विदा। मगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बटन दबा करके इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना द ओनली बुक ट्यूबर। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित